गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने हॉब्स के बारे में जो बेसिक जानकारी थी, हॉब्स के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने मानव स्वभाव का स्वरूप देखा था, प्राकृतिक अवस्थाएं देखी थी और उस प्राकृतिक अवस्थाओं में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों के बारे में पढ़े थे। अब उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए हॉब्स के राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार मानव का स्वभाव है, वो हॉब्स स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन, आत्म केंद्रित है, सामाजिक, ईर्ष्यालु इत्यादि बताता है। और बाद में वो कुछ बताता है, एक अपनी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करता है कि राज्य की से पहले की क्या स्थिति थी। वो कहता है भी राज्य से पहले जो मत्स्य न्याय का बोलबाला था और जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम चलता था, सब लोगों को अपनी मृत्यु का डर सताता था, हर एक के पास सिर्फ एक ही अधिकार था केवल, और वो था आत्मरक्षा का अधिकार, यानी व्यक्ति खुद की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है अन्य व्यक्तियों के साथ। तो इस तरीके का हॉब्स है वो प्राकृतिक अवस्था, जो बहुत एक दरिद्र स्थिति थी जिसमें हर किसी को खतरा बना रहता था, ऐसी स्थिति का हॉब्स है वो वर्णन करता है। अब हॉब्स बात करता है फिर राज्य की उत्पत्ति, क्योंकि हॉब्स ये एक चीज़ और मानता है, हॉब्स व्यक्ति बुद्धिवादी भी है, क्योंकि वो कहता है कि आदमी में विवेक हमेशा बना रहता है, भले ही चाहे कैसी भी स्थिति हो। अगर प्राकृतिक अवस्था थी तो भी आदमी में विवेक था, क्योंकि विवेक की स्थिति में ही मनुष्य है वो ऐसे निर्णय लेता है जिसमें उनको लगता है भी हम ऐसी स्थिति में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, यानी हमें वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा हम अपने प्रति दूसरों से नहीं चाहते हैं, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के प्रति करना होगा। तो चूंकि हॉब्स जो बुद्धिवादी है, और वो ये मानता है कि एक बार जब मनुष्य जान जाता है कि उसकी मृत्यु का भय है वह पाशविक प्रतियोगिता के कारण है, मतलब उसको लग जाता है कि एक दूसरे से जो प्रतियोगिता हो रही है उसी कारण उसको मृत्यु का डर है, तो फिर उसे विवेक का मार्ग दिखता है और बाद में यह वो सिद्धांत मान लेता है एक अपना कि भी तू वैसा ही दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना कर जो तुझे तेरे लिए पसंद नहीं है। तो ये उसका विवेक कहता है। और हॉब्स यह भी मान के चलता है कि यदि मनुष्य अगर स्वभाव से शांतिपूर्ण होता तो बिना कोई सर्वोच्च शक्ति बिना कोई समझौते के रह लेता, उसे राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन मनुष्य है वो स्वभाव से शांतिपूर्ण नहीं है, वह अपनी भावनाओं और संवेगों आदि को नियंत्रण नहीं रख सकता, उसकी स्वार्थिक प्रवृत्तियाँ वो संघर्ष को उद्वेलित करती रहती है। तो ऐसे में मनुष्य को एक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय की जरूरत पड़ती है जो उनको अनुशासनबद्ध करे, जो उनको रखे। यानी हॉब्स मानता है कि जो मनुष्य है वो स्वभाव से शांतिपूर्ण नहीं है, अतः उसको नियंत्रण रखने के लिए सर्वोच्च शक्ति होती है जो उसकी सबकी इच्छाओं की प्रतिनिधि है, और उसमें सामर्थ्य है कि वह अपने विवेकपूर्ण आचरण कराएं और ऐसा नहीं करने वाले को दंड दे। यानी हॉब्स है वो कहता है भी अगर मनुष्य शांतिपूर्ण होता तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती, वो शांतिपूर्ण नहीं है। अतः ऐसी स्थिति के लिए या तो एक व्यक्ति होगा या एक व्यक्ति समुदाय होगा जो उनको नियंत्रण में रखेगा, उनको अनुशासनबद्ध रखेगा, विवेक के आदर्शों को समस्त मनुष्य से पालन करवाएगा, और उनका अगर पालन नहीं करेगा तो उसको दंड देने वाला होगा। हॉब्स जो ऐसी स्थिति है वो हॉब्स ऐसी जो स्थिति है वो राज्य में पाता है, और वह समस्त सबकी इच्छाओं की प्रतिनिधि होती है, और जिसमें यह सामर्थ्य होता है कि वो समस्त से काम करवाए और न्याय करने वालों को दंड दे। अब हॉब्स के अनुसार है वो राज्य एक सामाजिक समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। एक समझौता होता है और जिसमें ये डिसाइड होता है कि सब व्यक्ति है वो अपने अधिकारों का त्याग कर देते हैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए, और वही व्यक्ति उनके लिए एक शांतिपूर्वक जीवन वो है उसकी व्यवस्था, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको शांतिपूर्वक जीवन दे जिसमें उन्नति हो। हॉब्स कहता है कि राज्य की स्थापना तब होती है जब समस्त व्यक्ति एक दूसरे से समझौता करते हैं। समझौता है वो ध्यान रख लेना, राजाओं के बीच में नहीं हो रहा है, व्यक्तियों के बीच में ही हो रहा है। राजा है वो समझौते के फलस्वरूप पैदा हो रहा है, राजा है नहीं समझौते में। समस्त व्यक्ति है वो एक दूसरे से समझौता करते हैं कि समस्त व्यक्ति उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह, दोनों ही चीज़ें हैं, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्ति समूह भी हो सकता है। व्यक्ति या व्यक्ति समूह के कार्यों को अपना कार्य समझेगा, जो व्यक्ति है वो या उनके समस्त कार्यों को अपना काम समझेगा जिसे उनके अधिकांश भाग ने अपना प्रतिनिधि चुना है। यानी अपने प्रतिनिधि को वो अपना अधिकतम वो उसके कामों को खुद का काम समझेगा, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि उसने उसके पक्ष में वोट दिया या विरोध में है, क्योंकि इस समझौते का जो उद्देश्य है वो मनुष्य को शांतिपूर्ण और दूसरों के विरुद्ध सुरक्षित रखने के लिए है। तो इसलिए उसको ये हर उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिसको भी उन्होंने चुना है उसके लिए उसको उसका कहा मानना ही पड़ेगा।
अब समझौते का उद्देश्य है वो मनुष्य को शांतिपूर्ण रहने और दूसरों के विरुद्ध सुरक्षित रखने से है, क्योंकि चूंकि समझौता सभी में हो जाता है, सभी पर लागू होता है, क्योंकि समझौते में अपन ने देखा है सारे व्यक्ति होते हैं। क्योंकि अब जो इस तरह से जो चीज़ मतलब जो उत्पन्न होती है वो केवल रजामंदी से भी आगे हैं, क्योंकि यह वास्तव में समस्त व्यक्तियों का एकीकरण करता है और जिसकी सिद्धि है वो प्रत्येक समझौते द्वारा होती है। यह समझौता आप यूँ समझिए इस प्रकार हुआ है कि हर व्यक्ति ने हर दूसरे व्यक्ति से कहा, आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो समझौता है वो हर एक आदमी हर दूसरे आदमी को कह रहा है कि मैं, जिसको भी हम राजा चुन रहे हैं, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, मैं व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार और अपनी शक्तियां इस शर्त पर देता हूं कि तुम भी अपने अधिकार है वो इसको दे दो। यानी एक दूसरे व्यक्तियों में सबके लिए समझौता हुआ है कि हम लोग हमारे अधिकार इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग है वो सब अपने अधिकार है वो छोड़ दो। और इसी प्रकार क्या होता है कि सारा जो जन समुदाय है वो संयुक्त हो जाता है और इसे होब्स राज्य या सिविटास, लैटिन में सिविटास नाम देता है। और होब्स ये मानता है कि होब्स के अनुसार यह वही महान देवता लेवाइथन है। लेवाइथन का जन्म होता है यहीं पर, जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में शांति और सुरक्षा निर्भर है। यानी होब्स जिस लेवाइथन की बात करता है, जो एक ईश्वर का प्रतिनिधि या राक्षस रूपी राजा, यानी इतना पावरफुल राजा जो सब पर आदेश दे सकता है लेकिन उसको कोई आदेश नहीं दे सकता और सबको उसका कहा मानना उनकी मजबूरी भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें डिसाइड करती, इस तरह से समस्त लोग मिलजुल करके और उस राज्य की उत्पत्ति करते हैं। अब इस प्रकार सारा जो जन समुदाय वो एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है और इसे राज्य या सिविटास कहते हैं। होब्स के अनुसार यह वह महान लेवाइथन या देवता का जन्म है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति और सुरक्षा है वो निर्भर है। तो होब्स का जो समझौता सिद्धांत है वो स्पष्ट है कि व्यक्ति क्या करते हैं कि व्यक्तियों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को समर्पित कर दिया है और प्रभुसत्ता जो विभूषित हुई है, जो प्रभुसत्ता आई है वो उनको जो समर्पण करने वाले व्यक्ति है वो समस्त उसकी प्रजा हो गई और वो खुद है वो संप्रभु हो गया। तो इस प्रकार होब्स है वो इनडायरेक्ट रूप से कहीं प्रभुसत्ता का जिक्र न करके प्रभुसत्ता की बात करते हैं। प्रभुसत्ता है वो समझौता एक दल के रूप में नहीं है, क्योंकि उसके अधिकार है वो असीमित रहे हैं। होब्स का ये मानना था कि प्रभुसत्ता के अबाध अधिकारों के फलस्वरूप एक वास्तविक शासन की स्थापना हो सकती है और किसी भी प्रकार का शर्त लगा देंगे, अगर हम संप्रभु पर अगर किसी प्रकार की शर्तें थोप देंगे तो फिर उसका परिणाम ये रहेगा कि उसका कोई अंत नहीं हो पाएगा। अंत इन द सेंस इसलिए नहीं हो पाएगा कि क्योंकि उससे क्या होगा, उससे सबसे बड़ी होगी कि अराजकता फैल जाएगी, हर एक व्यक्ति वो झगड़े ले करके उसके पास जाएगा और वो वापस प्राकृतिक युग आ जाएगा। और होब्स ये नहीं चाहता है कि वो प्राकृतिक अवस्था है, इसलिए वो अपने राजा को इतना ताकतवर बना देता है कि उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, किसी को उसके खिलाफ बोलने का अधिकार तक नहीं है। अब अपन होब्स के समझौते की विशेषताएं देखते हैं। क्या विशेषता है? पहला, यह समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का है। समाज में हुआ इसलिए सामाजिक है क्योंकि मानव है वो व्यक्तिगत प्रवृत्ति का जो त्याग करके और सामाजिक प्रवृत्ति है वो स्वीकार करता है, तो इसलिए, और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप राजसत्ता की स्थापना होती है, तो इसलिए ये राजनीतिक है। सामाजिक इसलिए है कि व्यक्ति है वो अपनी एकाग्रता जो व्यवस्था है उसको छोड़ करके समाज के रूप में खुद को स्वीकार करता है और उनकी बदौलत वो राजसत्ता आती है, तो इसलिए यह समझौता है वो राजनीतिक भी है। दूसरा, यह समझौता सामाजिक है, सरकारी नहीं है। ये बात अपन ने पहले भी डिस्कशन कर ली कि लोगों के बीच में हो रहा है, राजा इसमें कहीं अंग नहीं है। राजा समझौता होने के बाद आता है, पहले नहीं है, क्योंकि यह समझौता है वो व्यक्ति और राजा के मध्य नहीं हुआ, बल्कि व्यक्ति इस समझौते का अंग रहे हैं। अब चूंकि संप्रभु स्वयं इस समझौते का हिस्सा नहीं है, अतः प्रभुसत्ता की शक्ति असीमित और अधिकार निरंकुश है। क्योंकि अब ये भी चीज़ है कि समझौते में के किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं होने से प्रभुसत्ता है वो प्रभुसत्ता की शक्ति असीमित है और उसके अधिकार है वो निरंकुश है। प्रभुसत्ता किसी शर्त के साथ नहीं सौंपी गई है। संप्रभुता जो प्रभुसत्ताधारी है वो भी ऐसी कोई इकरार नहीं करता है कि वह लोगों की इच्छा के अनुसार अपनी या उनकी कहे अनुसार अपनी शक्ति प्रयोग में करेगा। अगर वह निरंकुश आचरण करता है तो प्रभुसत्ताधारी को दोष नहीं दिया जा सकता। अब क्या है? प्राकृतिक अधिकार नहीं है, विद्रोह का अधिकार नहीं है। अब संप्रभुता में क्या होता है, ये जो प्रभुसत्ताधारी है उसमें क्या है कि किसी भी प्रकार प्राकृतिक दशा में क्या है कि व्यक्ति के पास एक अधिकार होता है,
तो प्राकृतिक अधिकार नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है और विद्रोह का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि विद्रोह करते ही वो ही प्राकृतिक अवस्था है वो पुनः आ जाएगी। क्योंकि प्राकृतिक दशा में अपनी स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति को त्यागने और राजसत्ता जब उभर के सामने आती है तो उसके बाद में व्यक्तियों को किसी प्रकार के अधिकार या स्वतंत्रता नहीं मिलती है। वे किसी भी प्रकार से राजसत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस समझौते की कोई भी शर्त भंग होगी और समझौते के बाद अगर उससे अलग रहता है तो उसमें लौट भी नहीं सकते और शर्तें भंग होते वापस प्राकृतिक युग में चले जाएंगे। संप्रभुता अविभाज्य है, यानी समझौते से केवल एक ही संप्रभु की स्थापना हुई है, चाहे तो वह व्यक्ति हो या व्यक्तियों की कोई सभा हो। तो इसलिए संप्रभुता उसी को दी गई है, उसको बांट नहीं सकते। और संप्रभु स्वयं ही विधियों का स्रोत है, कानून उसके शब्द है, यानी उसके आदेश ही कानून है। क्योंकि संप्रभुता जो प्रभुसत्ता है वही विधियों की स्रोत है, नियम या विधि उसका आदेश है। और प्रभुसत्ता के आदेशों को नियमित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि विवेक और नैतिक आचरण का सार है। न्याय करने का और राष्ट्रों को से शक्ति या युद्ध करने का संपूर्ण अधिकार है वो संप्रभु को ही दिया गया है। राज्य के अधिकारियों को नियुक्ति करने का सारे के सारे अधिकार है वो उसको ही दिए गए। तो इस प्रकार ये समझौते की मुख्य विशेषताएं आती है। अब अपन बात करते हैं हॉब्स की, जो प्रभुसत्ता की जो बात करता है हॉब्स, उसके बारे में कि प्रभुसत्ता क्या बताता है। हॉब्स प्रभुसत्ता के प्रचंड समर्थक है। ये तो अपन ने देख लिया कि जिसको अधिकार दे रहा है वो पूर्ण तरह दे रहे हैं। उनकी प्रभुसत्ता का आधार है सामाजिक समझौता, क्योंकि प्रभुसत्ता है वो सामाजिक समझौते से आते हैं, उससे पहले है नहीं। हॉब्स का लेवाइथन या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक, यानी लेवाइथन कौन है, वो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक, पूर्णतः निरंकुश है, उसका आदेश ही कानून है, प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है, प्रभुसत्ता निरपेक्ष, अदेय, स्थायी, अविभाज्य है, राज्याज्ञा न्याय सम्मत और कानून सम्मत दोनों है, उनका हस्तक्षेप कार्यों और विचारों दोनों पर है। यानी हॉब्स है वो संप्रभुता जो सौंपता है, उस संप्रभुता में कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती, वो कंप्लीट प्रभुसत्ता है वो सौंपता है। क्योंकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अगर कहीं भी है तो वो हॉब्स को ही, उसको प्रभुसत्ताधारी को ही राज्य देता है। क्योंकि वो कहते हैं भी इतना अतिवादी जो मतलब इतनी जो उन्होंने जो काम किए हैं, वो इस तरीके के जो प्रभुसत्ताधारी को जो अधिकार दिए है, वो अधिकार ही निर्धारित करते हैं कि हॉब्स है वो प्रभुसत्ताधारी का कितना बड़ा समर्थक है। जो जितने हॉब्स से पहले जितने प्रभुसत्ताधारी को अधिकार दिए गए थे उन पर कुछ ना कुछ पाबंदियाँ थी। हॉब्स पहले विचारक थे जिन्होंने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की, किसी भी तरीके का एक दूसरे पर या किसी शासक पर किसी भी तरीके का कोई किसी प्रकार का उसने जो नियंत्रण है वो लगाने की कोशिश नहीं की। इसी के आधार पर इन्होंने गेटेल ने टिप्पणी की है एक कि हॉब्स के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई लेखक नहीं हुआ जिसने प्रभुसत्ता के बारे में इतना अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया हो। अतिवादी मतलब कि ऐसा कोई भी राइटर नहीं, ऐसा कोई भी लेखक नहीं हुआ जिसने इतना मतलब उसको पूरी तरीके से अधिकार दिया। और जो जितनी मतलब इन्होंने ये भी कहते हैं मतलब गेटेल कि बोधा ने जो मतलब बोधा भी प्रभुसत्ता की बात करता है, लेकिन बोधा ने जो जो मर्यादाएं लगाई थी हॉब्स ने वो सारी की सारी हटा दी। और हॉब्स की दृष्टि में जो निरंकुश शक्ति है वो पूर्ण अराजकता, सर्वशक्ति संपन्न शासक और समाजहीनता, इनके बीच में कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि हॉब्स है वो संप्रभुता है वो सभी विधेयकात्मक कानूनों की स्रोत है, क्योंकि वो खुद ही कानून है, उसके शब्द ही कानून है, तो अन्य कोई चीज़ें हैं वो है नहीं। लोग हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकार, व्यक्तिगत शक्तियाँ सबका त्याग कर देते हैं, तो वो सिर्फ एक जनता रह जाती है, उनके पास किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जो सारी शक्तियाँ हैं, चाहे वो विधि निर्माण वगैरह की जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो सारी की सारी संप्रभु के पास ही रह जाती है। और सारे महत्वपूर्ण निर्णय संप्रभु करता है और वही डिसाइड करता है कि समाज में शांति और सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। यानी संप्रभु को जो सर्वसाधारण पर जो अधिकार प्राप्त है वह निरपेक्ष है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि राज्य में जो संप्रभुता है उसके समक्ष कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है और संप्रभु ही सारे कानूनों का व्याख्या भी है। प्राकृतिक कानून भी उस पर बंधन नहीं लगा सकते, क्योंकि वह कानून न होकर के विवेक के आदेश है, उस पर एक मतलब जो निरपेक्ष शक्ति है उसका उस पर हाथ होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हॉब्स है वो प्रभुसत्ता के एकदम जो कट्टर प्रभुसत्ता के भयंकर समर्थक है। अब राज्य और चर्च, हॉब्स के अनुसार ऐसी कोई संस्था राज्य के समकक्ष या उसके मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती, यानी राज्य को ही सब कुछ बताते हैं और इसके ऊपर कुछ नहीं है, सारे इसकी दया दृष्टि में बसे हुए हैं। निचोड़ है कि कोई भी संस्था राज्य के समकक्ष या उसके मुकाबले में खड़ी हो ही नहीं सकती। समस्त संस्थाएं राज्य की कृपा पर आश्रित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज राज्य में
अन्य किसी के समकक्ष संस्था का कोई स्थान नहीं हो सकता। यानी राज्य के मुकाबले में अन्य कोई संस्था का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई और संस्था है वो इसके मुकाबले में बात भी कर सके या इसके बारे में बात भी कर सके। हाँ, उसकी छत्र छाया में जो चाहे वो संस्थाएं पल सकती है। यानी राज्य को एक तरफा अधिकार है वो हॉब्स सौंपते हैं, चर्च को पूर्ण तरीके से राज्य से हटा देते हैं। अब हॉब्स का व्यक्तिवाद है कि हॉब्स निरपेक्ष प्रभुसत्ता का कट्टर समर्थक होते हुए भी व्यक्तिवादी भी है। ऐसा नहीं है कि हॉब्स अगर प्रभुसत्ताधारी को सारे अधिकार दे रहा है तो वो व्यक्तियों को भूल जाएगा, वो व्यक्तिवादी है। मूल हॉब्स के मूल में व्यक्तिवाद है और वो व्यक्तिवादी ही है। इसके राजदर्शन का प्रारंभिक सूत्र व्यक्ति है, समाज नहीं है। क्योंकि हॉब्स का जो दर्शन है उसमें क्या है, वो पूरा का पूरा किस पर फोकस करता है, व्यक्ति पर फोकस करता है। उससे समाज से कोई लेना देना नहीं है, समाज तो बाद में उत्पन्न होता है। हॉब्स व्यक्ति को एक अलग इकाई मानता है, एक अलग इकाई मान के उसका समझौते का अर्थ तभी तक है जब तक वह व्यक्ति की सुरक्षा करने में सक्षम है। क्योंकि हॉब्स किसी भी तरीके का व्यक्तियों को अधिकार नहीं देता, सिर्फ एक अधिकार देता है कि अगर इस समझौते के कारण जो उत्पन्न हुआ राजा है वो राजा अगर व्यक्तियों के लिए खतरा बन जाए, यानी जो समझौता सुरक्षा के लिए हुआ है और सुरक्षा के लिए वो करने में सक्षम है, उनके लिए खतरा हो, तो विद्रोह का अधिकार भी हॉब्स देते हैं। एकमात्र स्थिति जिसमें हॉब्स विद्रोह की अनुमति देता है वह सुरक्षा पर आंच ही है। और राज्य व्यक्ति की स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है, साध्य व्यक्ति स्वयं है। यानी राज्य को इतनी सारी शक्तियां दे करके भी हॉब्स है वो उसको सिर्फ और सिर्फ साधन मानता है कि ये सारी शक्तियां इसलिए दी गई है कि व्यक्ति का कल्याण हो, उसके साध्य है वो हॉब्स व्यक्ति को ही मानता है। तो हॉब्स का जो मूल उद्देश्य है वो व्यक्तिवाद ही है। तो इस प्रकार अपन ने ये बेसिकली हॉब्स के व्यक्तिवाद के बारे में, राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उन सब के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है कि किस प्रकार हॉब्स है वो आगे तक की बात करते हैं। अब अपन अगले में हॉब्स की जो कुछ आलोचनाएं की गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो जब तक आवश्यक न हो तब तक अपने अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले। बाहर तो राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।